जी वजह अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डेफिडल लेसन के जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। तो डेफिडल्स कंप्लीट एक्सरसाइज क्लास 9 एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डेफिडल्स? डेफिडल्स का सेंट्रल आइडिया ये है, द प्यूरिफाइंग एंड हीलिंग इम्पैक्ट ऑफ नेचर, ह्यूमन माइंड एंड सोल इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डेफिडल्स। अच्छा, इसके बाद ये कि व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम? डैफोडिल्स रिप्रेजेंट, अब ये क्या आपने ये ख्याल कीजिएगा कि ये जो रिप्रेजेंट है ये वर्ब है। और डैफोडिल्स डैफोडिल्स जो है ना, ये अगर तो पोएम का नाम है तो फिर तो हम रिप्रेजेंट्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा है डैफोडिल्स पोएम्स के बारे में, सॉरी फ्लावर्स के बारे में पूछा, तो फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे। डैफोडिल्स मीन्स फ्लावर्स रिप्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड एक्सप्लेन हाउ दे, और देखें ये वर्ब सेम रखना आपने। एक्सप्लेन हाउ दे कैन होता है, हाउ कैन दे नहीं होता। हाउ दे कैन ब्रिंग कांस्टेंट सोर्स of inspiration for human mind and soul. What health do memories of the scene give? देखें, आपको पता है कि do के बाद हम यहाँ पे give लगाते हैं। तो the poet holds the memories of the beautiful scene as the bliss of solitude. The poet says the beautiful scene of daffodils shine upon the inward eye of the mind to bring a sheer consolation for him. Or the memories of daffodils become, देखिए बात हो रही है the memories की, the memories of daffodils become a constant source of removing anxiety and sadness of the poet. They become bliss in his solitude. List the words that heighten the sound effect on the poem. Yeah, dancing, fluttering, breeze, stretched, tossing, waves create what the effect of the give the sound effect. Is the how has the poet heightened the impact of the poem by using the figurative language? Figurative language का मतलब होता है कि word जिस meaning में use होता है वो वैसा meaning नहीं होता, उसका कोई और meaning होता है। जैसे the poet has used different similes and metaphors in the poem to create figurative expression. For example, stretched daffodils. अब ये stretched daffodil का मतलब नहीं daffodils खींचे हुए, मतलब ये दूर तक फैले हुए, like stars, a crowd, और ये host of daffodils, 10,000, I saw at a glance. These expressions enhance the attraction and beauty of the poem. नेक्स्ट हम देखते हैं, ये डेफोडिल्स का यूनिट नंबर 5 है, सी पार्ट है। हियर इज अ लिस्ट ऑफ अ फ्यू सिमिलर्स, मेटाफर एंड personification. Can you identify them? Right, S for simile, M for metaphor, and P for personification. Time is money, metaphor. As by as a bee, simile. The wind whispered the rumors of the forest, personification. As gentle as lambs है। अच्छा, सिमिली के लिए सिंपल बात याद रखें, एज आ जाए, लैक आ जाए, एज और एज आ जाए, इसका मतलब ये कि सिमिली है। ठीक है, तो द सॉरी इंजन वीज्ड इट्स डेथ, क्योंकि एज नहीं आया तो पर्सोनिफिकेशन होगा। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग को ऐसे प्रेजेंट करना जैसे वो इंसान बन जाए। जैसे सॉरी इंजन है, ये वीज लाइक वो मतलब डेथ कफ इंसान लेते होते हैं, तो इंजन नहीं लेता, इसलिए उसको पर्सोनिफिकेशन है। हार्ट ऑफ अ लाइन जो है ना, दी हार्ट ऑफ अ लाइन मेटाफर, मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेटाफर और सिमिली फर्क है कि सिमिली में हम क्या करते हैं कि एज और एज लगाते हैं, मेटाफर के अंदर एज लगाते हैं, डायरेक्ट उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जैसे द हार्ट ऑफ लाइन, ही फॉट लाइक अ लाइन, तो ये सिमिली हो जाएगा। ही द हार्ट ऑफ अ लाइन, तो ये आपका मेटाफर हो जाएगा। दी एप्पल ऑफ माई आईज मेटाफर, एज कनिंग एज, देखिए एज आ गया ना तो सिमिली आ जाएगा। और जैसे ब्राउन ग्रास वॉज बेगिंग फॉर वाटर, अब देखिए ना ब्राउन ग्रास जो है ना वो भीख मांग रही है। अब बताएं कि ग्रास कभी भीख मांगती है? नहीं, वो तो इंसान मांगते हैं, इसलिए ये क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। एज वाइज एज का वर्ड आ गया तो सिमिली होगा। ब्लैंकेट ऑफ स्नो है, मेटाफर है, और एज ब्लैक ये सिमिली। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा जी, गेज जो है वो देखें, स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशन। तो गेज पॉजिटिव है, स्टेयर नेगेटिव है, शाइन पॉजिटिव है, ग्लेयर नेगेटिव है, और हर्ड जो है वो नेगेटिव है, और कलेक्ट गैदर है यानी पॉजिटिव है। ये वो जो आपकी पोएम के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए थे उनके आंसर है। व्हाट डज द कंपैरिजन सजेस्ट अबाउट द डैफोडिल्स? तो द पोएट्स कंपैरिजन अबाउट द डैफोडिल्स शो नंबर ऑफ द डैफोडिल्स unlimited like stars and fascinating scenes created by them as the scene of stars in the sky. Question 2, how does the poet feels in the company of daffodils? The poet feels such a great happiness in the company of daffodils which could not be expressed in the words. Lindy, question 3 है, what wealth do memories of the scene give to the poet? The memories of the daffodils become balm and source of removing anxiety of the poet, या removing anxiety for the poet, ऐसे भी कहा जा सकता है। They become bliss in his solitude.
और लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट, ये हमने बात की थी, दीज वर्ड्स आर लाइक टू क्रिएट द साउंड इफेक्ट लाइक डांसिंग फ्लटरिंग ब्रीज। और हाउ हैज द पोएट हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज, ये भी हम जो ना कर चुके हैं, द पोएट हैज यूज्ड डिफरेंट सिमिलीज वगैरह वगैरह कर चुके हैं। अच्छा, ये है फिगर ऑफ स्पीच। ये सिमिली का बात कर चुके हैं हम, सिमिली क्या होती है, ये मेटाफर कर चुके हैं, उसकी एग्जांपल दी, मेटाफर मेटाफर एग्जांपल सिमिली, ये पर्सोनिफिकेशन एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल्स ऑफ इमेजरी भी दी हुई है। तो इन डेफोडिल सिमिलीज आर यूज्ड इन सेंस ऑफ वन एंड टू, कैन यू टेल व्हाट टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, जैसे एज ए क्लाउड है, जैसे एज द स्टार है, और टॉसिंग है, देयर हेड्स और डांसिंग वगैरह, ये इसके सिनोनिम है, ठीक है। चलो जी, वोकैबरी में वो कहता है जी 100 ग्लास गेज की और वोकैबरी लिखे हैं, तो वॉच हो सकती है, ग्लिम्स हो सकती है, स्टेयर हो सकती है, शाइन, ट्विंकल, स्पार्कल की, ग्लो, ब्लिंक और ग्लिटर, ठीक है जी। इसके बाद ये वर्ड सेंटेंस बनाने, गेज का, ही वाज गेजिंग एट द फ्लेम ऑफ द कैंडल, स्टेयर, शी कंटिन्यू टू स्टेयर एट हिम फॉर 5 minutes, शाइन, द स्टार्स शाइन एट नाइट, ग्लेयर, द सन वाज ग्लेयरिंग वार्मली, कलेक्ट का मतलब आई कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स, और द ट्रेडर्स होल्ड शुगर इन द स्टोर्स। This is a behind का sentence है, the cat is sitting behind the door, beside Ali is sitting beside Adnan, next to Aslam is sitting next to Hamad or Hamad in the class, or clouds float over hills and mountains, along Zishan met his teacher along with his cousin Haris, और across का होगा he rowed the boat across the river speedily, और under का होगा the cat was sitting under the table, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर का पॉइंट है, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन सच एज कमेटी और टीम दैट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, फॉर एग्जांपल क्राउड इज द पोएम रेफर टू कलेक्शन ऑफ, तो कलेक्शन ऑफ शिप्स का मतलब फ्लीट होगा, कलेक्शन ऑफ सिंगर्स को हम क्या कहते हैं, कोयर और बैंड कहते हैं, और जो कलेक्शन ऑफ कैटल्स को हर्ड कहते हैं, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को हम आर्मी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये कंजंक्शंस हैं, टाइप, फंक्शन और एग्जांपल, याद रखिएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, coordinating conjunctions, subordinate conjunction, these conjunctions join sentence of equal rank, ये but और nor either also however only, इनके लिए आप जो है coordinate conjunction की फॉर्मूला याद कर लें, आपको पता होगा फैन बॉयज वाला फॉर्मूला अपने याद कर लेना है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ना, ये बिकॉज दैट वाइल अनलेस वगैरह, इसके लिए ना आपने ए वाइट बस वाला फॉर्मूला याद कर लेना है, ए वाइट बस वाला, ठीक है। ये चीज आपको मैंने क्लास में बताई भी है, अच्छी तरह से पता है वाइट बस क्या चीज है। तो हमने अगर जब ये वाले कंजंक्शन यूज करेंगे जैसे बिकॉज वाले, तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये फैन वाइज वाले यूज करेंगे तो सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपने इजीली याद करना, ही रैन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन, वेट until I return, or I worked hard lest you should fail, I did not come because you did not invite me, or you will get a prize if, अब देखें ये बट है तो यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, कंपाउंड हो जाएगा, until वैसे ही रहेगा, लेस के साथ नहीं लगेगा, बिकॉज के साथ नहीं, इफ के साथ नहीं लगेगा, ये 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके सेंटेंस, ये आप इसको देख लीजिएगा, वैसे बने में पहले से कोई जरूरत नहीं है देखने की, इसको देखना तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज है, यूज ऑफ प्रेजेंट एंड पार्टिसिपल, देखिएगा पार्टिसिपल क्या होता है, जब भी वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाया ना वो पार्टिसिपल बन जाता है, जैसे लॉफिंग, फॉलिंग, स्टिंगिंग, और उसके बाद देखिए ये नाउन आ रहे हैं, ये सारे नाउन आ रहे हैं, इसको हम पार्टिसिपल जो है कहते हैं, ये पार्टिसिपल होंगे, एज एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहे होते हैं ये, ठीक है। इस तरह से द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रेगुलर वर्ब इज ईडी, और जब भी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, टायर्ड, इंजर्ड, तो इनका नाम भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन इसको हम पास्ट पार्टिसिपल्स कहते हैं, ठीक है, थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, याद रखेगा आपको, ठीक है। ये देखिए ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, और ये आगे भी ये अगले जो है ना लेवल तक भी चलेगा, लिहाजा अच्छी तरह समझ लें। प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, इसके 4 फंक्शंस होंगे, हम लेटर पढ़ेंगे बाद में, और ये वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर, ठीक है जी। एग्जांपल देख लें, अब यहाँ कहाँ कहाँ लगा हुआ है, देखें शॉक्ड लगा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, और ये गैलपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पर बर्न पास्ट पार्टिसिपल, फ्राइटेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, कैरिंग बताएं जल्दी जल्दी से, इसमें स्टोलन भी है और कैरिंग भी है। अब स्टोलन पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन कैरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस के तौर पर आ रहा है, और ये बिल्कुल ये एक्साइटेड पास्ट पार्टिसिपल, और ये जो बोर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल, इसमें देखें ये बस शोज ड्यू टू एक्सीडेंट, ये हो गया गैलपिंग, हो गया बर्नट, हो गया फ्राइटेंड, हो गया। अच्छा, इसमें ये देखिएगा प्रिपेयरिंग भी लगा हुआ है, यहाँ ये जो है ना द एवरी बॉय वॉज प्रिपेयरिंग, ये वॉज का ताल्लुक प्रिपेयरिंग के साथ है, कि वॉज एक्साइटेड है, एवरीबॉडी वॉज एक्साइटेड है, एवरीबॉडी वॉज एक्साइटेड प्रिपेयरिंग थिंग्स फॉर थिंग, ये प्रिपेयरिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है,
और ये पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इफ द चिल्ड्रन बोर्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है, एकदम ये बस पास्ट पार्टिसिपल के साथ आ रहा है। और एग्जांपल देख लें, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्लाइंग, स्विंग, लाफिंग, फॉलिंग, ये सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। ये टायर्ड, इंजर्ड, वुंडेड, थ्रोन, ब्रोकन, ये पास्ट पार्टिसिपल। बेटा ये मैं समझ लगी बात आपको क्या बताने वाला हूँ। अगर वर्ब प्लस आईएनजी होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो पास्ट पार्टिसिपल। दोनों ही एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो सकते हैं, जैसे फ्लाइंग बर्ड्स, जैसे टायर्ड डांसर है। जब मैं एडजेक्टिव की बात करता हूँ तो उसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। देखिए हर जगह पे नाउन आ रहा है, बर्ड्स। ठीक है जी। चलें जी, ये अब आपकी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई, और आप इसको मजे से आप बैठ के आराम से जब भी आपका दिल करे इसको ऑन करें और आंखें बंद करें, सुनिए या इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। क्यों भला? इसलिए कि ये अगली क्लासेस के अंदर बड़ी शिद्दत के साथ और बड़े जो ना वो तरीके से इस्तेमाल होना है, लिहाजा इसको अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अपना अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।